everyone, how are you? Welcome back to our channel Commerce Smart Classes. आज हम इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो कोई भी कॉमर्स का, चाहे एचटेट, DSSB, KVS, RPSC, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये नोट्स हैं बेटा बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, विथ ट्रिक्स के साथ मैं आपको लर्न कराऊँगी। बट मेरे ये खुद के नोट्स हैं तो इसलिए थोड़े ये मैसी से हो रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ सॉरी फॉर दिस। इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, जब हम अपने देश से जाकर, अपनी देश की सीमाओं से बाहर जाकर व्यापार करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशन, जब हम अपनी गुड्स और सर्विसेज को का एक्सचेंज करते हैं अपने नेशन से बाहर तो उसे हम इंटरनेशनल बिजनेस भी कहते हैं, और साथ में उसे फॉरेन ट्रेड भी कहेंगे। जब हम अपनी गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं अपने देश से बाहर या बाहर के देश से गुड्स को मंगाते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं अक्रॉस द नेशन तो उसे हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस के लेवल्स, 4 लेवल्स हैं इंटरनेशनल बिजनेस के, बहुत इजी है, मैं आपको ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। ज़ीरो सम गेम, पॉजिटिव सम गेम, ऑटार्की, लजीज फेयर। एचटेट में यू की यूँ इसमें से क्वेश्चंस आता है लेवल्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में से। ज़ीरो सम गेम, जैसा कि आपने सुना होगा, ज़ीरो सम गेम, ज़ीरो जिसमें ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर होता है, जितना एक्सपोर्ट कर रहे हो उतना ही इंपोर्ट हो रहा है, तो कोई प्रॉफिट और कोई लॉस कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होता है? 1 पर्सन गेन अदर पर्सन लॉस, ये स्टेटमेंट आपको मिलेगी कि राइट द नेम ऑफ द लेवल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस वेयर 1 पर्सन गेन अदर पर्सन लॉस, जिसमें एक पर्सन गेन करता है तो दूसरा पर्सन उतना ही लॉस करता है, उसे हम जीरो सम गेम थ्योरी कहते हैं। एक कंट्री जितना एक्सपोर्ट कर रही है उतना ही दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर देता है। जितना मान लो आप अपनी कंट्री से, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में 1000 टन चावल भेज रहे हो, तो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में उतना ही 1000 टन कुछ भी आ रहा है, कोई भी XYZ कोई भी ग्रेन्स आ रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ज़ीरो सम गेम कहेंगे, जिसमें हमारा कोई प्रॉफिट और कोई लॉस कुछ नहीं हो रहा है, मतलब हमारा इक्वल है, जितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है उतना ही हमारा लॉस हो रहा है। नो कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वेल्थ, इससे हमारी वेल्थ में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि जितना हमारे पास आया उतना ही हमने उस कंट्री को सर्व कर दिया, ठीक है। तो हेयर नो कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वेल्थ। उसके बाद है पॉजिटिव सम गेम थ्योरी। अब पॉजिटिव कब बनेगा? पॉजिटिव जब बनेगा जब हमें कुछ प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा? जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। वैन एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर दैन इम्पोर्ट दैन दिस थ्योरी इज़ नोन एज पॉजिटिव सम गेम थ्योरी। गेन्स एंड लॉसेस इज ग्रेटर दैन ज़ीरो, जब हमारे गेन और लॉस हैं वो ज़ीरो से ज़्यादा होते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव सम गेम थ्योरी। एक्सपोर्ट इज़ मोर दैन इम्पोर्ट, जब आपके देश में, जैसे हमारे इंडिया से जो माल जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में वो ज़्यादा जा रहा है एज़ कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में जो माल आ रहा है, तो हमारे 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 यहाँ से माल जा रहा है तो वहाँ की जो करेंसी है वो हमारे देश में ज़्यादा आ रही है ना, पॉजिटिव हो रहा है, इम्पैक्ट पॉजिटिव बन रहा है। जब हम अपना ज़्यादा माल बेचेंगे तो हमारे पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो इससे हमारी इकोनॉमिक वेल्थ क्या होगी? ग्रो होगी, क्योंकि हमें क्या मिलेगी? दूसरे देश की करेंसी मिलेगी, तो हमारी जो इकोनॉमिक वेल्थ है वो बढ़ेगी। तो इस तरीके की थ्योरी को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव सम गेम थ्योरी कहते हैं। इंक्रीज इन ग्लोबल वेल्थ, ये हमारा कंट्रीब्यूशन करेगा ग्लोबल वेल्थ को इंक्रीज करने में। उसके बाद है ओटार्की। ओटार्की क्या होता है? देखो, सेल्फ सफिशेंसी क्या होता है? सेल्फ सफिशेंसी एंड लिमिटेड ट्रेड। वो कहता है कि जितनी तुम्हारी हिम्मत है, जितनी तुम्हारी हैसियत है, जितना तुम ट्रेड कर सकते हो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतना ही ट्रेड करो। ये नहीं है अपने ही देश में ट्रेड करो, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी तुम्हारी सफिशेंसी है, जितनी तुम्हारी इफ़िशेंसी है, जितनी तुम्हारी हैसियत है उतना ही तुम ट्रेड करो, जितने में तुम अपने को संतुष्ट कर सकते हो। ये क्या कहती है? कंट्री थिंक्स दैट इट हैज़ सेल्फ सफिशेंसी नो रिक्वायर्ड टू ट्रेड विद अदर कंट्री। वो कहती है कि दूसरी कंट्री से ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने में आप अपने को संतुष्ट कर सकते हो उतना ही ट्रेड करो। नो एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड, अपने को इंटरनेशनल ट्रेड में एंगेज करने की, बिजी करने की, एंगेज मतलब बिजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप कर सकते हो, जितने में आपकी हैसियत है, जितना अपने आप को सीमित रखो। अपने आप को ये नहीं है कि अपने जो व्यापार है उसको अक्रॉस द नेशन बढ़ाओ। वो कहती है ओटार्की।
उसके बाद है लजीज फेयर। लजीज फेयर में बेटा कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। इसमें फ्री मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारा जो होता है वो फ्री होता है। दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय फ्रेंच फिजियोक्रेट्स इन 18th सेंचुरी। जो ये हमारी लजीज फेयर थ्योरी है ये किसने दी थी? फ्रेंच फिजियोक्रेट्स ने दी थी। और कब दी थी? 18th सेंचुरी में दी थी। आपसे पूछ सकता है, क्योंकि मैंने ये नोट्स बनाए हैं बहुत डीपली स्टडी करके बनाए हैं। अगर कभी पूछता है तो इसलिए आप अपने नोट्स में ये नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हमारे इंटरनेशनल ट्रेड की क्या थ्योरीज हैं, ठीक है। पहली है थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म थ्योरी जो थी वो 1630 में इट वॉज गिवन बाय थॉमस मम। किसे थी? मर्केंटिलिज्म एम से स्टार्ट है और एम से मन है, तो इट वॉज गिवन बाय थॉमस मन सॉरी इन 1630। बिलीफ इन प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, वो क्या कहता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो और कम से कम इम्पोर्ट करो। मर्केंटिलिज्म थ्योरी में कहता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो और इंपोर्ट कम करो। ये थ्योरी बेटा जो ना गोल्ड पे ज़्यादा विश्वास रखती थी। ये कहती थी कि जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड है, जितना ज़्यादा मात्रा में गोल्ड है, वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा स्ट्रोंग है, उस कंट्री के पास उतना ही ज़्यादा पैसा है। ये मर्केंटिलिज्म थ्योरी का मानना था, ठीक है। उनके जो प्रोफाउंडर थे उनका ये मानना था। दिस थ्योरी इंटरेस्ट टू मेंटेन सरप्लस ऑफ ट्रेडिंग सर्विसेज। वो कहती है कि अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ की करेंसी आएगी, तो इससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उसके बाद है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। ए फॉर एब्सोल्यूट, ए फॉर एडम स्मिथ। देखो, एम फॉर मर्केंटिलिज्म था तो एम फॉर हमारा क्या था? थॉमस मन। और अब ये ए फॉर एब्सोल्यूट है तो ए फॉर एडम, नाम याद हो जाएगा। और ये कब दी गई थी? इट वॉज गिवन इन 1776 बाय एडम स्मिथ। किसके द्वारा दी गई थी? एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी। एडम स्मिथ की बेटा एक बुक भी है, पूछ सकते हैं। ही वॉज पब्लिश्ड अ बुक whose name is An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nation। ये एक बुक है जो कि हमारे एडम स्मिथ के द्वारा पब्लिश की गई थी। क्या कहते हैं? एडम स्मिथ कहते हैं ए कंट्री शुड मैन्युफैक्चर ओनली दोज प्रोडक्ट विच ही हैज़ ग्रेट इफिशेंसी टू प्रोड्यूस। एक कंट्री को सिर्फ वही चीज़, वही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए जिसमें उसकी इफ़िशेंसी है। इफ़िशेंसी का है कि जिस प्रोडक्ट को वो कम कॉस्ट में अच्छे तरीके से कम टाइम में बना सकते हैं और कम कॉस्ट में बना सकते हैं। कंपनी को सिर्फ जो हमारी कंट्री है उसको उन्हीं प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहिए, उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहिए जिसका वो एडवांटेज मतलब लाभ ले सके। लाभ कैसे उठाएंगे? अगर उनके पास है, मान लो जिस चीज़ में उनकी ज़्यादा काबिलियत है, हुनर है उनका, जिसमें वो कम कॉस्ट में कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी कंट्री को वही प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करना चाहिए। गुड्स को इतना बनाओ कि आपको स्पेशलाइजेशन आ जाए, कि जब आप एक चीज़ में ज़्यादा बार बार गुड्स को बनाए जाएंगे तो एक टाइम में स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। स्पेशलाइजेशन आने के बाद आपका टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगी, वेस्टिंग भी कम होएगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेल्थ ग्रोथ बनेगी, ठीक है। वेल्थ ग्रो होएगी। उसके बाद है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव, सी फॉर कंपैरेटिव, सी के बाद क्या आता है? डी। तो ऐसे लर्न करो CD थ्योरी का नाम है सी कंपैरेटिव। और डी देने वाला कौन है? डेविड। सी को देने वाला डी है। डी कौन है? डेविड रिकार्डो। ये याद रख लो, सी को देने वाला डी है और डी का नाम क्या है? डेविड रिकार्डो। एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डेविड रिकार्डो इन 1817। वो क्या कहते हैं? प्रोड्यूस दोज प्रोडक्ट्स विच हैव ग्रेट एडवांटेज इन मार्केट। वो कहते हैं कि उन प्रोडक्ट्स को बनाओ जिनकी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है, उन प्रोडक्ट को बनाओ, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होएगी तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा, तो आपकी जो वेल्थ होगी वो ग्रो होगी। तो वो कहता है, डेविड रिकार्डो का मानना था कि एक कंट्री को उन्हीं प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना चाहिए जिसकी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है। मार्केट में जिन प्रोडक्ट की ज़्यादा नीड है या डिमांड है उन्हीं प्रोडक्ट्स को बनाना चाहिए। और ये कौन कहते हैं? डेविड रिकार्डो कहते हैं कि उनको ही बनाओ जिसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा
जिस जिस कंट्री में जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ आता है रेसिप्रोकल डिमांड। रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी इज़ गिवन बाय J.S. मिल, और कब दी थी? 1844 में। वो कहते हैं एक कंट्री की किसी प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइजेशन है, दूसरी कंट्री की दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइजेशन है। ऐसी सिचुएशन में दोनों कंट्री एज अ जॉइंट वेंचर मिलकर प्रोडक्ट करेगी। मान लो एक प्रोडक्ट है, उसको मिलाने के लिए दो चीज़ों की है। एक कंट्री एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, कम कॉस्ट में कम टाइम में अच्छे से चीज़ बना लेती है, दूसरी कंट्री दूसरी चीज़ को। तो दोनों मिलकर किसी प्रोडक्ट को बनाए जिससे क्या हो, कॉस्ट कम पड़ जाए, उस जो जॉइंट वेंचर करके प्रोडक्ट को बनाएंगी। तो इस तरीके से हमारे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम पड़ेगी और जो वेल्थ है वो ग्रो होगी। फिर है, इसे हम इक्विलिब्रियम ट्रेड भी बोलते हैं, जिसमें हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर होता है, क्योंकि दोनों अपने बराबर बराबर क्या करेंगी, ट्रेड को एक्सचेंज करेंगी ना। जो कम एक चीज़ को कम रेट में बना रही है वो अपना प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देगी, और फिर दूसरी कंट्री है जो चीज़ बना रही है कम रेट पे वो दूसरी कंपनी जिस कंपनी से उसने ख़रीदा तो उस कंट्री में वो कर देगी। इस तरीके से जो ये ट्रेड है वो चलता रहता है। इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, और ये दी थी J.S. मिल ने। उसके बाद है फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी का दूसरा नाम है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। क्या है? फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, और ये दी गई थी हैक्सर ओलिन थ्योरी भी बोलते हैं इसे। हैक्सर ओलिन थ्योरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हैक्सर और बर्टिल ओलिन के द्वारा दी गई थी, एंड इट वाज गिवन इन 1990 में दी गई थी। और किसके द्वारा दी गई थी? हैक्सर और बर्टिन के द्वारा दी गई थी। इसलिए इन थ्योरी को हैक्सर ओलिन थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें कहते हैं फैक्टर बेटा किसी भी चीज़ को बनाने के लिए दो फैक्टर की ज़रूरत होती है, एक तो लेबर होता है, एक कैपिटल की ज़रूरत होती है ना। तो वो कहता है कि जिस कंट्री के पास जौन से फैक्टर ज़्यादा है, मान लो इंडिया है, इंडिया में लेबर सस्ती मिल जाती है क्योंकि इंडिया लेबर इंटेंसिव है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। वो कहता है कि दिस थ्योरी टेल्स दैट जिस कंट्री के पास लेबर और कैपिटल फैक्टर में जो भी फैक्टर ज़्यादा है उसे वो ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। इंडिया में लेबर ज़्यादा है और लेबर की कॉस्ट है वो कम है, तो इंडिया को वही प्रोडक्ट बनाने चाहिए जिसमें लेबर का कॉस्टिंग कम आए, ठीक है। तो अगर लेबर ज़्यादा है तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाए, और अगर कैपिटल ज़्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाए। मतलब जिस कंट्री के पास जोन सी चीज़ ज़्यादा है और जिसकी कॉस्ट कम पड़ती है उसे वही प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, तो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेगी तो दूसरे देश को वो एक्सपोर्ट करेगी, एक्सपोर्ट करने से वहाँ की करेंसी उसके पास आएगी और उसकी जो वेल्थ है वो ग्रो अप होएगी। फैक्टर से पता चल गया, दो फैक्टर है, एक तो कैपिटल और एक क्या है हमारा लेबर। फिर है लियोन्टिफ पैराडॉक्स। लियोन्टिफ पैराडॉक्स जो थ्योरी है वो वेस्ले लियोन्टिफ के द्वारा 1951 में दी गई थी। ये भी हैक्सर थ्योरी की तरह ही है। इसमें भी यही बोलते हैं कि जो फैक्टर्स है जिसकी कॉस्ट कम आती है, जो आपके पास कम रेट में पड़ता है वही बना हुआ। इन्होंने यूएस कंट्री पर इस थ्योरी का टेस्ट किया था। उसके बाद है पोर्टर डायमंड थ्योरी ऑफ नेशनल एडवांटेज। ये 1990 में माइकल पोर्टर के द्वारा दी गई थी। इट रेफर्स टू मेंटेन अ नेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये कहती है कि क्या करके रखो, जो हमारे नेशन है उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बनाकर रखो, बैलेंसिंग बनाकर रखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में। ना तो ज़्यादा एक्सपोर्ट करो ना ही ज़्यादा इंपोर्ट करो, दोनों के बीच में क्या बना के रखो, दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखो। अब हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी मर्केंटाइल थ्योरी थी, वो कहती है एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो, इंपोर्ट कम करो। फिर हमारे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी थी, वो क्या कहती है कि जिसमें आपकी इफ़िशेंसी है, जो आप ढंग से बना सकते हो वो चीज़ें आप बनाओ और उससे फिर एक्सपोर्ट करो। फिर कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, वो कहती है कि जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड हो रही है, सप्लाई हो रही है, उस चीज़ को आप बनाओ। कंट्री को वही चीज़ बनानी चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो रही है। फिर रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी क्या कहती है कि एक कंट्री की जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है वो उस चीज़ को बनाए, दूसरी कंट्री की दूसरी चीज़ में स्पेशलाइजेशन है वो दोनों को बनाए, फिर दोनों मिलकर जॉइंट वेंचर कर ले और एक उनके बीच का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा वो बैलेंस हो जाएगा। फिर फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी,
कहती है कि एक कंट्री को फैक्टर्स जो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक कैपिटल होता है, दूसरा लेबर। जिस कंट्री के पास जो सा फैक्टर सस्ते रेट में ज़्यादा मिलता है उसे वही प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। अगर कैपिटल सस्ती है और कैपिटल तो उसे कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाना चाहिए, और लेबर ज़्यादा है और लेबर सस्ती है तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। उसके बाद लिएंटो पैराडॉक्स उसमें इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थी आपकी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। आपकी ये इंटरनेशनल बिजनेस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपको फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप सपोर्ट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।